हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ आरपीएफ एसआई एग्ज़ाम 2024 में जो आपका जीके जीएस और करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछे गए थे, उन सारे प्रश्नों का आज मैं अध्ययन करने वाला हूँ। तो इसलिए एग्ज़ाम से पहले आप लोग ज़रूर देख करके जाइए। यह आपके लिए सुनहरा मौका है। 12-13 तारीख तक आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। इन्होंने मौर्य साम्राज्य का स्थापना कब किया था? 322 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 322 ईसा पूर्व में किया था। इन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किसको हरा कर किया था? दोनों नंद वंश के शासक धनानंद को हरा कर किया था। किसको किया था? धनानंद को हरा कर किया था। और धनानंद जो था ये किस वंश का था? नंद वंश का था। नंद वंश का स्थापना पूजा किसने किया था? तो महापद्म नंद ने। किसने किया था? महापद्म नंद ने। और इन्हीं के पुत्र कौन था? धनानंद। और धनानंद को दोस्तों हम लोग जैंद्रमीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जैंद्रमीज, जिसका अर्थ होता है धन का लालची। क्या होता है? धन का लालची। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को हराया और सिकंदर की महान सेना को भारत में हराया। वो सिकंदर जो पूरा विश्व को जीत लिया था, लेकिन भारत में आकर के किससे हार जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है। इसका जो साम्राज्य था वक्षु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला था। कहाँ तक फैला था? कावेरी डेल्टा तक फैला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों एक महान योद्धा और एक योग्य शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य गणराज्य के राजा राजवर्धन मौर्य का पुत्र माना जाता है। अच्छा, ये किस राजा के पुत्र थे? तो मौर्य गणराज्य के राजा चंद्रवर्धन मौर्य का पुत्र माना जाता है। और इनके पिता की भी हत्या दोस्तों कौन किया था? धनानंद के पिता ने किया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी का अगर बात किया जाए तो उनके पुत्र कौन था? बिंदुसार था। और बाद में उनके पोते कौन हुए? अशोक हुए, जो बौद्ध धर्म अपनाया था। अच्छा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने जो धर्म अपनाया था वो था जैन धर्म। कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म। इसकी मृत्यु जो हुआ था संलेखना या संथारा, इसी को हम लोग कहते हैं संलेखना या संथारा, एक ही चीज़ हुआ। तो इस प्रक्रिया के द्वारा इन्होंने प्राण को त्यागा था। मतलब जैन धर्म में जो व्यक्ति भूख प्यास को त्याग कर अपने प्राण को त्यागता है उसको संलेखना या संथारा कहा जाता है। तो इन प्रक्रिया के द्वारा कौन अपना प्राण को त्यागा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला के किस पहाड़ी पर हुआ था दोस्तों? तो आपको बताना है चंद्रगिरी के पहाड़ी पर। कहाँ हुआ था? चंद्रगिरी के पहाड़ी पर हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और भी मैं आपको अगर बताऊं, चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा यहाँ दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा चाणक्य को। क्या नाम होगा? चाणक्य। यहाँ मिस्टेक हो गया है। चाणक्य को कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने वाले चाणक्य ने मदद की थी। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा है, चंद्रगुप्त मौर्य को पूछेगा कि कौन मदद किया था? तो ये कौटिल्य या विष्णुगुप्त, जो किसका नाम है? ये चाणक्य का नाम है। किसका नाम है? चाणक्य का नाम हुआ। इन्होंने इसका मदद से दोस्तों क्या किया था? नंद वंश के शासक धनानंद को हराया और गद्दी पर बैठा। और इसका किताब का नाम, चाणक्य का बुक का नाम पूछेगा क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पूछेगा किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा नंबर है महिला प्रीमियर लीग, जिसको हम लोग WPL कहते हैं। 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान कौन थी? दोस्तों 2023 में WPL का कप्तान पूछ रही है, महिला कप्तान कौन थी? वो थी स्मृति मांधना। कौन थी? स्मृति मांधना। अगर स्मृति मांधना की बात किया जाए तो स्मृति मांधना WPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तान थी। स्मृति मांधना WPL 2024 में इसका कप्तान थी। ठीक, नेक्स्ट, उनके नेतृत्व में RCB ने अपना पहला WPL खिताब जीता। अच्छा, पुरुष टीम IPL के पुरुष RCB के टीम, इन्होंने आज तक कभी भी IPL नहीं जीता, लेकिन महिला वाला ने जीत चुका है, जिसके आज वो कौन थी? स्मृति मांधना इनके कैप्टन थी। चलिए, मांधना अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट की एक प्रमुख खिलाड़ी है। उन्होंने एक कप्तान और शीर्ष क्रम के बल्लेबाजी के रूप में टीम का नेतृत्व किया था। उनका रणनीति और नेतृत्व ने टीम की सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फाइनल में इन्होंने पूछेगा किसको हरा करके यह खिताब जीता था? तो दिल्ली कैपिटल के खिलाफ जीत उनकी कप्तानी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। यह बात आपको याद रखना है। और इन्होंने दिल्ली कैपिटल को हरा करके यह खिताब को हासिल किया था। चलिए नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट आप सोडियम से याद रख लीजिएगा दोस्तों। इसको चाकू से काटा जाता है। ऐसा धातु जिसको चाकू से काटा जाए वो कौन है?
सोडियम है। अच्छा, सोडियम को हम लोग कहाँ सुरक्षित रखते हैं? तो किरोसिन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? किरोसिन में इसको सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट है, और भी बातें मैं आपको बताता हूँ। वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? दोस्तों, वाशिंग सोडा का जो फार्मूला होता है NO2CO3 10H2O। क्या होता है? Na2CO3। तो ये तो आपको याद रखना है क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट का होता है। अगर इसी में हम 10H2O लगा दे तो ये बन जाता है, क्या बन जाता है? वाशिंग सोडा बन जाता है। इनको याद कैसे रखें? इनके याद रखने का एक साधारण सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कपड़ा धोने के लिए आपको चाहिए 10 हाथ। क्या चाहिए? 10 हाथ चाहिए। और आपको 2 हाथ चाहिए, लेकिन 2 हाथ में कितने उंगलियां होती है? 10 उंगलियां होती है। तो NO2CO3 10H2O। और पानी भी चाहिए, तो 10 उंगली चाहिए ना, और क्या चाहिए? पानी भी चाहिए। तो यही है, क्या है, किसका फॉर्मूला है? वाशिंग सोडा का ये फॉर्मूला है। चलिए, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछे क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। रासायनिक रूप से सोडा एस सोडियम कार्बोनेट का जल मिश्रित हाइड्रेट क्या है? नमक है। नेक्स्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के बीच अंतर करने के लिए एक अतिरिक्त परीक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, सोडियम कार्बोनेट का आणविक सूत्र क्या होता है? NO2CO3 के साथ एक रासायनिक यौगिक है। तो ये पूछेगा कि ये क्या है? रासायनिक यौगिक है। चलिए, नेक्स्ट है, इसे आमतौर पर वाशिंग सोडा के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग सफाई उत्पाद, कांच के उत्पादन में, खाद्य योज के रूप में और बहुत कुछ में इनका उपयोग होता है। चलिए, पद्म पुरस्कार जीडीपी एक दर से भी था। जीडीपी एक दर से भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ चलिए, यहाँ क्वेश्चन था, पंजाब विधान परिषद को कब भंग कर दिया गया था? दोस्तों, पंजाब विधान परिषद को भंग कर दिया गया था 1936 ईस्वी में। अच्छा, मैं और भी बात बताता हूँ। ब्रिटिश पंजाब विधान परिषद या बस पंजाब विधान परिषद ब्रिटिश राज के एक प्रांत ब्रिटिश पंजाब की एक सदनीय विधायिका थी। नेक्स्ट, इसे 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्थापित किया गया था। पहली परिषद का गठन पहली बार 8 जनवरी 1921 को हुआ था। पहली परिषद के लिए चुनाव दिसंबर 1920 में हुए थे, जिसमें 71 सदस्य चुने गए और 22 राज्यपाल द्वारा नामित किए गए, और अंतिम चुनाव 1930 में हुआ और परिषद 1936 में क्या कर दिया गया? इसको भंग कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने विजयनगर राज्य की स्थापना किया था? दोस्तों, विजयनगर का स्थापना हरिहर राव और बुक्का राय ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। इन्होंने विजयनगर के अंदर दोस्तों 4 वंश आता है, जिसको हम लोग कहते हैं संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडू। चारों याद रखना, संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडू। विजयनगर के अंदर ये चारों वंश आते हैं। और संगम वंश की स्थापना इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर कौन किया था? हरिहर राव और बुक्का राव ने किया था। कब किया था? 1336 ईस्वी में किया था। विजयनगर की स्थापना का प्रेरणा पूछेगा कि हरिहर राव बुक्का राव ने अपने किस गुरु से लिया था? तो माधव विद्यारमन। क्या बताना है? माधव विद्यारमन की प्रेरणा से किया था और अपने पापा के नाम पर रख दिया। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर उन्होंने विजयनगर नामक का एक नए शहर की स्थापना किया था। कहाँ किया था? किस नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर। अच्छा, एक व्यक्ति था दोस्तों, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ने बोला था, मैं आज तक जहाँ भी गया विजयनगर जैसा भव्य साम्राज्य मैंने आज तक नहीं देखा। पूछेगा ऐसा कथन किसका है? तो अब्दुल रज्जाक का है। विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। और ये कृष्णदेव राय वही है जिन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। कहाँ हराया था? नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इसका बुक का नाम याद रख लेना है, अमुक्त माल्याद। क्या नाम था? अमुक्त माल्याद। चलिए, नेक्स्ट और भी बातें आप जानिए। मैंने अभी आपको बताया कि विजयनगर के अंदर 4 वंश आता है, संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडू। ये चारों वंश आता है। अच्छा, संगम वंश का स्थापना हरिहर और बुक्का राव ने अपने पिता के नाम पर किया था। 1336 से ये वंश 1485 तक चला। और संगम वंश का सबसे शक्तिशाली राजक, सबसे प्रसिद्ध शासक, सबसे महाप्रतापी शासक पूछेगा कौन था? तो देवराय द्वितीय। कौन था? देवराज द्वितीय था। और सालुब वंश का अगर बात किया जाए तो सालुब वंश का जो संस्थापक पूछेगा कौन था? तो ये सालुब नरसिम्हा था। कौन था? सालुब नरसिम्हा था। इनका कार्यकाल की अवधि का बात किया जाए तो 1485 से ये 1505 ईस्वी तक रहा था। सालुब वंश के समाप्त करके सालुब नरसिम्ह सत्ता में आए। संगम वंश को समाप्त करके सालुब नरसिम्ह अपने सत्ता का आरंभ किया। ये बात आपको याद रखनी है। और तुलुब वंश का अगर बात किया जाए तो तुलुब वंश का स्थापना दोस्तों कौन किया था? वीर नरसिंह किया था। इसका अगर शासनकाल का अगर बात किया जाए तो 1505 से 1570 तक इन्होंने शासन किया। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था?
कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। इनके बारे में क्या ही कहना। और इसी के दरबार दोस्तों कौन रहता था? अष्टदिग्गज रहता था। कौन रहता था? अष्टदिग्गज रहता था। तेनालीराम हो गया, ये इसी के दरबार में रहता था, कृष्णदेव राय के दरबार में। इन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था, ये बात याद रखना है। इसकी बुक का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अमुक्त माल्याद। क्या नाम है? अमुक्त माल्याद। अराबिडू वंश का स्थापना पूछे कौन किया था? तिरुमाल ने किया था। ये कब से कब तक इनका शासन रहा था? 1570 से 1650 तक। यह विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश था। नेक्स्ट, संजना बाथम किस खेल से संबंधित है? दोस्तों संजना बाथम जो है वह तीरंदाजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। इनमें से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेड़ी बीड़ी होता है। विटामिन B1 को ही हम लोग कहते हैं थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कुछ विटामिन है, उनकी कमी से होने वाला रोग है और उनका रासायनिक नाम है। चलिए, विटामिन बेड़ी बेड़ी, विटामिन बेड़ी बेड़ी विटामिन बी की कमी से होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। अच्छा, विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। इसका रासायनिक नाम पूछे क्या है? तो रेटिनॉल है। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कर्बिक एसिड है। रिकेट्स, रिकेट्स जो होता है दोस्तों ये विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल कहते हैं। अच्छा, विटामिन डी का कमी से बूढ़ों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस। अब बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स। क्या होता है? रिकेट्स होता है। और रिकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या है? सूर्य है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन है? तो वो भैया विटामिन डी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है बिंजो खेल किससे संबंधित है? दोस्तों बिंजो जो खेल है वो हॉकी से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? हॉकी से जुड़ा है। याद रख लीजिएगा कि हॉकी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन था? तो मेजर ध्यानचंद। इनके जन्मदिन को हम लोग 8 अगस्त को कब मनाते हैं? 8 अगस्त को, सॉरी दोस्तों 29 अगस्त को, 8 नहीं 29 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है ऑक्जेलिक। दोस्तों ऑक्जेलिक एक अम्ल है जो किसमें पाया जाता है? यह टमाटर में पाया जाता है। चलिए मैं और भी बातें देखता हूँ। ऑक्जेलिक अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो लगभग हर पौधे में कुछ हद तक स्वाभाविक रूप से होता है, जिसमें फल, सब्जी और अनाज के पौधे भी शामिल है। टमाटर में 10 से अधिक प्रकार के अम्ल होते हैं। अच्छा, टमाटर में आपको याद रखना है कितने प्रकार के अम्ल होते हैं? 10 से अधिक प्रकार के होते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल। अच्छा, मुख्य रूप से मैलिक अम्ल जो होता है दोस्तों किसमें होता है? सेब में होता है। सेब बारे में याद रख लीजिए, महंगा है, महंगा से याद रख लीजिएगा मैलिक अम्ल है। और एस्कर्बिक अम्ल, और सबसे अधिक मात्रा में टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा लगभग 50 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में होता है। और चलिए मैं आपको बताता हूँ सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा, ये लैक्टिक अम्ल दोस्तों ये मनुष्य के शरीर में थकान का भी कारण है। किसका कारण है? ये थकान का भी कारण है। और नींबू में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में दोस्तों मेथोनोइक अम्ल, या इसी को हम लोग कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। और बिच्छू का डंक में यही मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर अब इतिहास की दुनिया 99 लिख करके वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। चलिए, भारत के साथ कितने देश भूमि साझा करते हैं? दोस्तों भारत के साथ कितने देश भूमि है जो साझा करते हैं? तो वो लगभग 7 देश यानी 7 देश साझा करते हैं। तो ऐसे 7 देश कौन कौन है? पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चीन है, बांग्लादेश है, भूटान है, म्यांमार है, जो भारत के साथ अपनी भूमि को साझा करते हैं। अच्छा, सबसे लंबी दूरी किसके साथ साझा करता है भारत? तो आपको बता रहा हूँ बांग्लादेश के साथ करता है। कितना करता है? 4096 किलोमीटर करता है। चलिए, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कितना? अभी जस्ट बताया 4096 किलोमीटर। या 3 ओर से भारत को घेरता है। कितना ओर से? 3 ओर से। अच्छा, भारत को 6 ओर से कौन घेरता है? छत्तीसगढ़। इसे दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी थल सीमा कहा जाता है। और बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी थल सीमा कहा जाता है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्टेंस है। अफगानिस्तान अन्य 6 देशों में भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। तो पूछेगा भारत का
सबसे कम सीमा साझा किस देश के साथ होता है? तो अफगानिस्तान के साथ होता है। चीन भारत के साथ सीमा साझा करने वाले सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। ये बात आपको याद रखनी है। और आपको बताना है ईश्वरी प्रसाद। दोस्तों ईश्वरी प्रसाद किस घराने से संबंधित है? दोस्तों ईश्वरी प्रसाद जो है, ईश्वरी प्रसाद ये लखनऊ घराने से संबंधित है। अच्छा, और लखनऊ घराने से कौन संबंधित था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कौन था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां था। इसका बचपन का नाम क्या था? कमरुद्दीन। क्या नाम था? इसका बचपन का नाम कमरुद्दीन था। और इनका जन्म पूछेगा कहाँ हुआ था दोस्तों बिस्मिल्लाह खां का? इनका जन्म हुआ था बिहार में। बिहार में किस जगह? बिहार में हुआ था दोस्तों बक्सर के डुमरांव में। कहाँ हुआ था? बक्सर जिला के डुमरांव में हुआ था इनका जन्म। और दोस्तों इनको भारत रत्न मिला था। किस पर मिला था? ये दोस्तों ये प्रसिद्ध शहनाई वादक था, इसलिए इसको शहनाई पर क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और भी बातें चलिए मैं देखता हूँ। ईश्वरी प्रसाद कथक के लखनऊ घराने से जुड़े थे, ये बात याद रखना है। ईश्वरी प्रसाद कथक के लखनऊ, हाँ। बिरजू महाराज भी दोस्तों, बिरजू महाराज के बारे में याद रख लीजिएगा। ये भी जो था लखनऊ घराने से था। और ये जो था कथक नृत्य के सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे, ये बात आपको याद रखनी है। ईश्वरी प्रसाद ने पारंपरिक कथक शैली का फारसी और उर्दू संस्कृत के तत्वों के साथ मिलाकर लखनऊ घराने का निर्माण किया। ईश्वरी प्रसाद का जन्म दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के इंडिया गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? हंडिया गांव में हुआ था। चलिए, किंवदंती के मुताबिक भगवान कृष्ण ने ईश्वरी प्रसाद को सपने में आकर पूजा का एक रूप में नृत्य करने का निर्देश दिया था। कौन दिया था? भगवान कृष्ण ने दिया था। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इनके तहत दोस्तों अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, और मौलिक कर्तव्य पूछेगा भारतीय संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? तो भाग 4 का क में। भाग 4 का क किसका कौन सा संबंधित है? मौलिक कर्तव्य संबंधित है। और भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यही बात मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है, इसके अलावा इस संशोधन के जरिए राजनीति के 4 नए निर्देशक सिद्धांत भी जोड़े गए थे। अनुच्छेद 39 दोस्तों, इसका संबंध जो है बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के लिए अवसर सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 39 का ए को हम लोग कहते हैं सब क्लोज ए। क्या कहते हैं? सब क्लोज ए में क्या है? समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबी को मुक्त कानूनी सहायता देना। अनुच्छेद 43 का सब क्लोज ए में है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी और सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 48 का सब क्लोज ए में है पर्यावरण की रक्षा सुधार करना और वनों और वन्यजीव की सुरक्षा करना। और नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तुगलक राजवंश। दोस्तों तुगलक राजवंश का संस्थापक पूछेगा कौन था? ये था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। और इन्हीं का बेटा दोस्तों कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और तुगलक वंश दोस्तों सबसे लंबे समय तक दिल्ली वंश में, दिल्ली सल्तनत काल में सबसे लंबे समय तक चलने वाला वंश कौन था? यही तुगलक वंश था। और भी बातें मैं आपको बताता हूँ। गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे। गयासुद्दीन तुगलक के पिता एक तुर्क थे और माँ पंजाब की एक जाट महिला थी। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया था। 1325 ईस्वी में लकड़ी का किला ढहने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और ये लकड़ी का किला कौन बनाया था? इन्हीं के बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ने। इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर शेख निजामुद्दीन औलिया के षड्यंत्र से ये मारा गया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दोस्तों कहाँ है? तुगलकाबाद के किले के पास स्थित है। मकबरे के बाड़े के भीतर निर्मित पहला मकबरा है जो आकार में बहुभुज है। कैसा है? बहुभुज है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान दोस्तों ये कहाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। और ये कहाँ का यात्री था? अफ्रीका के मोरक्को के यात्री था जो भारत आया था। किसके दरबार में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। MBT के दरबार में आया था। इसको पागल बादशाह, सनकी सुल्तान, स्वप्नशील बादशाह या इसको हम लोग कहते हैं अधर्मी सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान, या इसको हम लोग कहते हैं विद्वान मूर्ख, इतने सारे नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कनक रेल को निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कनक रेल को दोस्तों मोहिनी अट्टम नृत्य के लिए इसको पुरस्कार दिया गया था। तो मोहिनी अट्टम क्या है दोस्तों? मोहिनी अट्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप है जो केरल राज्य में विकसित और लोकप्रिय रहा। कथकली केरल में एक अन्य शास्त्रीय नृत्य रूप है। हिंदू देवता विष्णु के सम्मान में महिलाओं द्वारा उनके अवतार में मंत्रमुग्ध मोहिनी के रूप में किया जाता है। कनक रेल एक भारतीय नर्तकी, कोरियोग्राफर और
अकादमिक है जिन्हें मोहिनीअट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। वह नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की संस्थापक निर्देशक और मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की संस्थापक प्रिंसिपल है। उनका जन्म 11 जून 1937 को गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है? दोस्तों, इंदौर घराना स्थापित करने का श्रेय जाता है उस्ताद आमिर खान को। किसको जाता है? उस्ताद आमिर खान को। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक है। नेक्स्ट, इनकी स्थापना आमिर खान ने की थी। वो मूवी वाला आमिर खान नहीं है, जिन्होंने अब्दुल वाहिद खान, अमन अली खान, रजब अली खान और अब्दुल करीम खान की शैलियों का अध्ययन किया और उन्हें आत्मघात किया। चलिए, प्रसिद्ध संगीतकार सुल्तान खान, ये कौन थे? सारंगी वादक थे। इन्होंने इंदौर घराने के तहत अपना संगीत विकसित किया। चलिए, कुछ घराने के बारे में। घराना दोस्तों एक ऐसी प्रणाली है जो लोग सामाजिक रूप से संगठित होते हैं, जो संगीतकारों और नर्तकियों को जोड़ता है, उसे ही घराना कहा जाता है। यह एक विशेष संगीत शैली का पालन करने के लिए एक शिक्षुता या वंश है। आगरा, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, किराना और पटियाला कुछ ऐसे घराने हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गाने के लिए प्रसिद्ध है। ये सब जगह शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। हल्दी में पीला रंग दोस्तों किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कुरकुमीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण होता है। अच्छा, टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है, ये बात याद रखनी है। गाजर का रंग पीला दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। दूध का रंग उजला दोस्तों काइसिन के कारण होता है, ये सब बात याद रखना है। चलिए, मैं कुरकुमीन के बारे में बताता हूँ। यह कुरकुमा लोंगा प्रजाति के पौधे द्वारा उत्पादित एक चमकीले पीले रंग का रसायन है। यह अदरक परिवार का एक सदस्य हल्दी का प्रमुख कर्क्यूमिनोइड है। क्या है? कर्क्यूमिनोइड है। यह हर्बल पूरक सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, खाद्य स्वाद और खाद्य रंग के रूप में बेचा जाता है। दोस्तों, अगर कैरोटीन की बात किया जाए तो गाजर अपना रंग कैरोटीनाइड नामक वर्णक यौगिक से प्राप्त करते हैं। किसे करते हैं? कैरोटीनाइड नामक वर्णक यौगिक से प्राप्त करते हैं। अच्छा, गाय के दूध का रंग पीला इसी कैरोटीन के कारण होता है। गाय के कुंवर में दोस्तों यही कैरोटीन प्रोटीन होता है जो दूध का रंग को क्या कर देता है? पीला कर देता है। चलिए, नेक्स्ट, लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? दोस्तों, लोसर महोत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? दोस्तों, ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और भी बात, लोसर महोत्सव लद्दाख क्षेत्र में मनाया जाता है। यह लद्दाखी नव वर्ष की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। बी.डी. मिश्रा लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। कौन है? बी.डी. मिश्रा। चलिए, नेक्स्ट है, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? दोस्तों, इसका जो संबंध है वो समाजवादी पार्टी से है। अब शफीकुर रहमान की बात अगर करें तो शफीकुर रहमान बर्क देश के सबसे उम्रदराज सांसद हैं। 93 वर्षीय शफीकुर रहमान 5 बार संसद रह चुके हैं। शफीकुर रहमान बुर्क साल 1996 से 98 और 2004 में मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद रह चुके हैं, जबकि साल 2019 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली थी। नेक्स्ट बात, वे 2014 में बीएसपी के टिकट पर संभल से लोकसभा के सांसद चुने गए। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे कम है? किस केंद्र शासित प्रदेश में? वो है दादर एवं नागर हवेली। दादरा एवं नागर हवेली। और 2011 की जनगणना के मुताबिक दादर और नागर हवेली सबसे कम साक्षरता दर था। यहाँ की कुल साक्षरता दर कितना है? 74.24% था। अच्छा, यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता कितना है? 85.17% और महिलाओं की साक्षरता कितना है? 64.32% था। भारत में साल 2011 में 15वीं आधिकारिक जनगणना हुई। इस जनगणना के मुताबिक देश में साक्षरता दर कितना था? 74.04% था। नेक्स्ट, पुरुषों की साक्षरता दर कितना था दोस्तों? 22.14% और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से भाग मौलिक कर्तव्य से जोड़ा गया है? दोस्तों, कौन सा भाग जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो चलिए, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और भाग पूछेगा तो 4 में, भाग 4 में। चलिए, मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं था, उन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में, जिसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया, इसके माध्यम से मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। किसके सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। चलिए, वर्तमान में यह संविधान के भाग
4 के सब क्लोज ए में राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी के बाद है। नीति निर्देशक तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? डीपीएसपी। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये कर्तव्य केवल एक अनुच्छेद 51 का ए में निर्धारित है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। अभी बता के आए हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिकी संविधान में प्रदान किए गए बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट पूछेगा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2003 ने किसको प्रतिस्थापित किया है? तो दोस्तों ये किसको किया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित किया है। और भी बातें मैं आपको बताता हूँ। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कई बदलाव किए गए, जैसे जिनमें कुछ ये हैं। कौन कौन है? औपनिवेशिक संदर्भों को हटा दिया गया है, जैसे यूनाइटेड किंगडम की संसद, प्रांतीय अधिनियम और लंदन राजपथ जैसे शब्दों को हटाया गया है। इसे पुराने शब्दों को बदलकर आधुनिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे वकील, प्लीडर और बैरिस्टर जैसे शब्दों को एडवोकेट से बदल दिया गया है। इसमें डिजिटल साक्ष्य को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट, पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। दोस्तों पूंजीगत वस्तुओं का कौन उदाहरण है? मशीन हो गया, उपकरण हो गया, वाहन हो गया, भवन हो गया, कारखाना हो गया, कच्चा माल हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया। ये सब किस वस्तु के उदाहरण है? तो पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है। पूंजीगत वस्तुएं वे मूर्त संपत्तियां होती है जिनका इस्तेमाल किसी अन्य उत्पाद या सेवा के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, इन्हें अस्थायी वस्तु भी कहा जाता है। कैसा वस्तु कहा जाता है? अस्थायी वस्तु किया जाता है क्योंकि इनका जीवन काल लंबा होता है और उन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। पूंजीगत वस्तुएं किसी अर्थव्यवस्था के विकास में अहम भूमिका निभाती है क्योंकि वे उत्पादन की क्षमता बढ़ाती है और उत्पादन भी बढ़ाती है। नेक्स्ट, द ग्लोरी ऑफ पैटर्न पुस्तक किस भाषा में लिखी हुई है? दोस्तों यह गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। और बात की है मुंशी द्वारा लिखित द ग्लोरी ऑफ पैटर्न, जिसका इस साल की शुरुआत में रीता कोठारी और अभिजीत कोठारी ने गुजराती से अनुवाद किया है। महाकाव्य त्रयी की पहली किताब है। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक को लिखा गया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अंग्रेज भारत को कैसे लूट रहा है, डेन ऑफ वेल्थ पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो यही हो गया कि अंग्रेज भारत को कैसे लूट रहा है। ये दोनों पुस्तक किसका है? दादा भाई नौरोजी का है। इन्होंने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किया था और इस बात की जानकारी अपने पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दिया था। और उस समय इन्होंने दोस्तों राष्ट्रीय आय कितना बताया था? भारत का राष्ट्रीय आय कितना है प्रति व्यक्ति आय कितना है? 20 रुपया। कितना बताया था? 20 रुपया। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने डेन ऑफ वेल्थ पुस्तक लिखी और उसके अलावा कौन लिखा? डेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई पुस्तकें भारत के धन की निकासी की व्याख्या करती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा पॉवर्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, और भी कुछ पुस्तक देखिए आप यहाँ पर। पुस्तक है JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत का खोज, लेटर्स फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर, विश्व इतिहास की एक झलक। ये किसका है? ये सब जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। महात्मा गांधी, मेरे सत्य के साथ प्रयोग, हिंद स्वराज, आश्रम ऑब्जर्वेंसेस इन एक्शन, ये पुस्तक किसका है? महात्मा गांधी का है। मेरे सत्य के साथ प्रयोग, ये पुस्तक किसका है? महात्मा गांधी का है। चलिए कुछ पुस्तक यहाँ पर है, इनके लेखक देखिए महात्मा गांधी का। और भी पुस्तक है सपनों का भारत। फिर आरसी दत्ता का पुस्तक कौन है? द महाभारत एपिक ऑफ भारताज, भारत का आर्थिक इतिहास, भारत की सभ्यता, विक्टोरियन युग में भारत का आर्थिक विकास, द रामायण एंड महाभारत कंडेंस्ड इनटू इंग्लिश वर्ड से। ये सब पुस्तक किसका है? ये सब आरसी दत्ता का है। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न जो मैं आज आपको बताया हूँ। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो पूछा हुआ है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। अगर आपको PDF चाहिए जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप वीडियो का PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।